अब शुरुआत करते हैं हमारी कवर स्टोरी की। सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों में सर्वोच्च कौन? दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने बयान से विधायिका और न्यायपालिका को लेकर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। जगदीप धनखड़ ने साफ किया कि संसद से बड़ी सर्वोच्च संस्था कोई नहीं है और कोर्ट का दायरा क्या होना चाहिए, इसे लेकर अपना पक्ष रखा है। आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान के पीछे क्या मकसद है, क्या मायने हैं और क्या वाकई में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में कोई ऐसी लकीर है जिसे स्पष्ट करने की जरूरत आन पड़ी है? आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। हर किसी के मन में एक सवाल होगा कि ये जो एक पॉलिटिकल बहस चल पड़ी है कि विधायिका और न्यायपालिका में बड़ा कौन, या किसकी ताकत ज़्यादा या किसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा, इस पर स्वाभाविक रूप से आप भी चाहते होंगे कि इस पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है और वाकई में संविधान सम्मत, क्योंकि सबसे बड़ा तो संविधान ही है, तो संविधान सम्मत फिर क्या बात हो जो इसके निष्कर्ष के तौर पर क्या हम निकाल पाने की स्थिति में है। करेंगे चर्चा इस मुद्दे पर गहराई से खास मेहमानों के साथ। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं ML लाहौटी सर का। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और न्याय मामलों के और विधि मामलों के जाने माने जानकार हैं आप। लाहौटी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विराग गुप्ता जी हैं, जाने माने एडवोकेट हैं आप भी सुप्रीम कोर्ट में। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लाहौटी सर, मामले की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का जो 12 अप्रैल का जो फैसला था, जिसमें राष्ट्रपति को 3 महीने में बिल पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया, उससे ये काफ़ी चर्चा में आया और अब विवादों में घिर गया है। उपराष्ट्रपति जी से जुडिशियल ओवररीच का मसला बता रहे हैं, तो बाकी जो कमेंटेटर्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट अपने दायरे में ही है और ये दरअसल कोर्ट के ही अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं ज़रा आपसे पहले समझना चाहूँगा सर कि इसमें क्या वाकई में ये कोई जुडिशियल ओवररीच का मामला है और क्या वाकई में न्यायपालिका ने अपनी सीमाएं लांघी हैं या नहीं सर? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं की है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जहां लोगों का विश्वास, लोगों का आधार सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट के अंदर जो भी कुछ होता है, पार्लियामेंट लोगों के द्वारा चुनी हुई संस्था जरूर है, किंतु उनका कोई न कोई अपना रुख होता है, कोई इंटरेस्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको उनकी इम्पार्शियलिटी मानी जाती है। अब ये मुद्दा क्या था? यदि कोई गवर्नर जिसके पास बिल्स आते हैं और कोई एक्शन नहीं लेता, तो कौन सी संस्था है? क्योंकि ये परिस्थिति आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पार्टी है, राज्य सरकार में दूसरी पार्टी है, दोनों में आपस में टकराव है। ऐसी परिस्थिति में एक ही संस्था है और वो सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उनको ये निर्णय लेना पड़ा। साधारणतः आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश नहीं देती है, किंतु जैसा कि मैंने कहा एक कंपेलिंग सिचुएशन थी और सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा। अदरवाइज क्या होता, गवर्नर अपना काम करते रहते, अर्थात वो जो भी बिल है जो चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट दे रही है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और एक असमंजस की परिस्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जो आदेश दिया वो पूर्ण रूप से सही है। दूसरी बात, हमारे जो जगदीप धनखड़ हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे। उनसे ये उम्मीद और आशा नहीं की जा सकती कि वो इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लक्ष्मण रेखा या अपनी जो सीमाएं हैं उनको लांघा नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आई, यदि आप पिछले 50-60 साल में देखेंगे, हर वक्त सुप्रीम कोर्ट को, जब महाराष्ट्र के अंदर ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना हुआ, सुप्रीम कोर्ट को स्पीकर को भी आदेश देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को और भी बहुत परिस्थिति के अंदर देना पड़ा। और ये सही नहीं है जिस भी बीजेपी के सांसद ने बोला है कि भाई हम कानून बनाते हैं और हम ही सर्वोच्च हैं। ये गलत है, क्योंकि केशवानंद भारती की बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको पार्लियामेंट लांघ भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा
असमंजस की परिस्थिति पैदा करता है किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा खासकर कहना, या जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका ये कहना, इनको पूर्ण रूप से मैं उचित नहीं मानता हूँ। राइट सर, मैं विराग जी आपके पास आऊँगा। और दरअसल ये दो मुद्दे एक साथ सुर्खियों में आए हैं जो कि न्यायपालिका और विधायिका से जुड़े हुए अब लगते हैं। एक तो यही मसला जिसपे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब लगातार बयान दे रहे हैं। आज दूसरी बार उन्होंने इस बात को कहा कि संसद ही सर्वोच्च है। और दूसरा निशिकांत दुबे साहब का भी वो बयान है, वो मसला अलग है जिसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है और गृह युद्धों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। दोनों मसलों में क्या आपको लगता है सर कि कोर्ट वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो कटाक्ष कहे जा रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, कोर्ट अपनी सीमाओं को लांघ रहा है? देखिए, निशिकांत दुबे जी का जो बयान है वो असंसदीय है, अवमाननापूर्ण है और स्कैंडलस है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है, और मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि वो सियासी बयान है। वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो बयान है वो खुद सीनियर एडवोकेट रहे हैं और उन्होंने कई बार चिंताएं जाहिर की हैं, और मैं उनकी बात से सिद्धांतिक तौर पर सहमत होने के बावजूद कहने के तरीके और इस समय पर उनका चयन, उस पर थोड़ी सी मैं आपत्ति है। जहाँ तक अभी लाहौटी साहब ने बोला, लाहौटी साहब की मैं अधिकांश बातों से सहमत हूँ, लेकिन दो तीन बातें समझना ज़रूरी है कि केशवानंद भारती ने जो संवैधानिक सीमाएं बताई थीं वो सिर्फ संसद के लिए नहीं बताई थीं, वो संवैधानिक सीमाएं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी थी, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता थी और उसे बताया था कि संसद 368 के तहत क्या क्या नहीं बदल सकती और अगर बदले तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो सकता है, इसलिए वो भी अपनी सीमाओं पे उनको रहना चाहिए। दूसरी बात कि गवर्नर वाले फैसले में क्या गलतियां हुई, जहां पर उन्होंने बोला और वाइस प्रेसिडेंट निश्चित तौर पे सही बोला कि गवर्नर वाले फैसले में 4 बड़ी गलतियां हुई। पहली कि उन्होंने 142 का इस्तेमाल करके गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि 142 का इस्तेमाल करके संविधान की वो व्याख्या या संविधान में नया प्रावधान नहीं डाल सकते हैं जो कि संविधान सभा ने भी नहीं डाला था, और अगर ऐसा करना था तो इसके लिए 2 जजों की बेंच की बजाय एक संविधान पीठ का गठन होना चाहिए था। विराग जी थोड़ा इसको क्लियर कर देंगे कि तौर पर नया प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आपको लग रहा है कि कोई नया प्रावधान या कोई नई बात जोड़ी गई है जो संविधान में अभी फिलहाल नहीं है? देखिए, क्या है कि उपराष्ट्रपति ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक की शपथ लेते हैं और बाकी सारे लोग, राष्ट्रपति और गवर्नर और बाकी सारे लोग संविधान के पालन की शपथ लेते हैं। और जब राष्ट्रपति तो चूंकि वो एक औपचारिक मुखिया हैं, तो देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिनके माध्यम से वो करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इस बात की शपथ को लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान कैसा ये महत्वपूर्ण नहीं है, संविधान को चलाने वाले लोग कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने संविधान सभा में बहस के बाद पहले ये डिसाइड किया था कि 6 हफ्ते की टाइम लिमिट रखी जाएगी जिसके भीतर राज्यपाल किसी भी विधेयक को मंजूरी दे देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को ज़्यादा महत्व है। लेकिन बाद में उस लिमिट को हटा दिया गया। निश्चित तौर पर तमिलनाडु के गवर्नर ने इतने दिनों तक विधायकों को मंजूरी नहीं दी, वो पूरी तरह से गलत और गैर कानूनी था। लेकिन एक गलत को दूसरे गलत से नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए था कि गवर्नर 1 हफ्ते के भीतर इन बिलों पर अपना फैसला लें, क्योंकि गवर्नर और राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है। और उसकी बजाय उन्होंने उसको डीम्ड जो कंसेंट दिया है 142 के तहत, वो संविधान के किसी नए प्रावधान का सृजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून है। और अगर वो सृजन कर रहे हैं तो संविधान में नए प्रावधान का सृजन सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है, इसलिए गलत है। नहीं, मैं सर वही बातें मुझे देखी, मैंने जजमेंट को पढ़ा। विराग जी, मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि कोई नए नियम का सृजन सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने बोला कि एक महीने और 3 महीने की जो उन्होंने टाइमलाइन डिसाइड कर दिया, ओके, और जो कंसेंट को गवर्नर और राष्ट्रपति को देना चाहिए, तो गवर्नर और राष्ट्रपति की भूमिका उन्होंने जो निभाई और संविधान में जो बात नहीं लिखी है उसको उन्होंने उसको अपने जजमेंट से परिभाषित कर दिया। ये बात उनके, ये सही हो सकती है, इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन दायरे से बाहर है उनके। और इसके लिए उन्होंने जो विदेशों के पाकिस्तान, फिजी और दुनिया भर के देशों के जो उन्होंने ओके सर, आप यानी कि आप कह रहे हैं, राइट सर, यानी कि आप कह रहे हैं, और मैं लाहौटी सर के पास आऊंगा, ये बड़ा दिलचस्प बात है सर कि विराग जी कह रहे हैं कि
3 महीने की जो डेडलाइन है वो संविधान में नहीं है और कोर्ट ने एक तरह से नया नियम बना लिया जो कि दरअसल संसद का काम है। तो यहां पर एक सुपर संसद वाला आर्ग्यूमेंट्स आता है सर। दूसरा, अगर आपको इस तरह के नियम बनाने हैं तो इतना बड़ा फैसला या 5 जज लेते या ज्यादा जजों की बेंच को लेना चाहिए था। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं सर कि यहां पर थोड़ी सीमाएं लांघी गई हैं? ये प्रश्न मेरे से है? जी 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 लाहौटी सर जी। देखिए, हमारे संविधान में बहुत सारे वैक्यूम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अनलिखित है। जैसे कॉलेजियम वाला सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजेस का नियुक्ति, ट्रांसफ़र वगैरह टोटल वैक्यूम है। और आपको याद होगा जो कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया वो चल रहा है, पार्लियामेंट में ने भी उसको मंजूरी दी, स्वीकार किया, और आज जो भी नियुक्तियां हो रही है वो सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रही है। तो जहां वैक्यूम होता है ये भी एक परिस्थिति है, और आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इस्तेमाल तब करता है जब उनको लगता है किसी कानून के अंदर कमी या खामी है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, चाहे वो पेनल कोड के हों, चाहे सिविल प्रोसीजर में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में हो। सुप्रीम कोर्ट यदि अपने अधिकार का प्रयोग आर्टिकल 142 में नहीं करेगा, जहाँ वैक्यूम है विशेषकर, तो कौन करेगा? और ये एक बड़ी जटिल समस्या है। जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को हो, गवर्नर को हो, इनको कोई आदेश देने का सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर दूरी अपनाता है। और इसीलिए आप देखें, जब भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह को सुप्रीम कोर्ट को कहना होता है तो चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, क्योंकि मिनिस्टरों के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली कोई अधिकार नहीं होता है। किंतु ये पिक्यूलियर परिस्थिति थी जिसको मैं कहूँगा कि वन ऑफ इट्स रेयर काइंड। ठीक है, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार का प्रयोग करना पड़ा। ये चाहे 5 जजेस की बेंच करे, चाहे 2 या 3 जजेस की बेंच करे, मेरी रूप से ये पूर्णतः सही था। और राइट सर, मैं थोड़ा सा विराग जी इस पर कुछ सर अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जी विराग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, लाहौटी साहब की बातों में 3 बातें हैं। पहली बात, उन्होंने कॉलेजियम के बारे में बोला, कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकला है और अभी तक इसको संसद ने कोई मान्यता नहीं दी है। ये तकनीकी तौर पर गलत है, कोई मान्यता नहीं दी है, पहली बात। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के कानून की व्याख्या का अधिकार है, संविधान की व्याख्या का अधिकार है, लेकिन ये कानून की कमी की बात नहीं थी, संविधान की कमी की बात थी, और संविधान के फिल इन द गैप करने का सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट एक कानून के शासन के अनुसार, संविधान के अनुसार उनको चलना चाहिए, संविधान की वो रचना है। तो इसलिए वो संवैधानिक प्रक्रिया का अगर किसी गलत को ठीक करने के लिए गलत विधि नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने जब लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी और लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने चीफ जस्टिस कोर्ट में बहस किया था और बोला था कि जो डेटा आप इसको विदेशी कंपनी को यूट्यूब को दे रहे हैं और आप इसको कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल जजमेंट है। तो जजों को अपने ही पुराने फैसले और संविधान के प्रावधानों का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर एक समस्या है। समस्या ये है कि महात्मा गांधी और विनोबा भावे वगैरह का एक किस्सा है कि जब एक बच्चा जाता है, बच्चे की माँ जाती है और बोलती है कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना, और फाइनली बोला कि बेटा गुड़ मत खाना। तो उन्होंने कहा कि आपने 6 महीने क्यों लिए? तो उन्होंने कहा क्योंकि हम भी गुड़ खाते थे। दिक्कत ये है कि सरकार अपनी गलतियों का ठीकरा सुप्रीम कोर्ट पर फेंकती है, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम या तारीख पे तारीख या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसे मुद्दों पर 142 का इस्तेमाल करने की बजाय सरकार के खोट को निकालने में उनका समय ज़्यादा जाता है। तो वो अपना घर पहले ठीक करें, फिर 142 के इस्तेमाल से संविधान के प्रावधानों को ठीक करने का प्रयास करें। मैंने सर आप दोनों के आर्गुमेंट सुने और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को कुछ नए पर्सपेक्टिव जरूर मिले होंगे, लेकिन बहस अगर हम करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। इसलिए मैं आखिर में आप दोनों से फाइनल कमेंट्स के रूप में स्टार्टिंग विद लाहौटी सर। लाहौटी सर, अब इसमें आगे क्या होना चाहिए? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को एक तरह से डेडलाइन दे देना शायद थोड़ा सा गरिमा के खिलाफ था उनकी, उनके पक्ष को सुनना चाहिए था, या फिर राज्यपाल को भी अपना पूर्णतः पक्ष रखने की बात कही जा रही है इसमें। अब आगे का इसका एक
मध्य मार्ग क्या हो सकता है सर, जिससे इसका पटाक्षेप जो है वो सही रूप में हो पाए? नहीं, पहली बात तो समझ लीजिए, अभी जो परिस्थिति चल रही है उसमें इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करना, चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करे, चाहे कोई बीजेपी का सांसद करे, पूर्ण रूप से गलत है। ये कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने जैसी परिस्थिति है। और ये सर्वोच्च न्यायालय है आपका, उनका जजेस का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं उनका हर पार्टी का अपना एजेंडा है, उनका इंटरेस्ट है। तो मध्य मार्ग यही होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के पास जो भी कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन जाता है उसकी समय सीमा या तो पार्लियामेंट स्वयं निर्धारित करे या सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा उसको माने। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता हो ही नहीं। ठीक सर, ठीक है। विराग जी, देखिए, इसमें 4 बातें। पहली बात, वाइस प्रेसिडेंट को सार्वजनिक तौर पे कहने की बजाय सरकार के माध्यम से चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाना चाहिए था, जिससे कि संस्थागत सुधारों की बात हो। दूसरी बात, अगर फैसले में राष्ट्रपति का पक्ष नहीं लिया गया, सुना गया था, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अर्जी दायर करके बोलती कि सरकार का पक्ष सुनना चाहिए। तीसरी बात, राष्ट्रपति या राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है संविधान के अनुसार, ये तीसरी बात है। और चौथी बात, जब बीजेपी के सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद बोलते हैं कि गृह युद्ध की स्थिति है, गृह युद्ध कहां पर है? क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बड़ा पेचीदा मसला है, लेकिन इतने संवेदनशील मसले को थोड़ा गंभीरता से ही इसका एनालिसिस करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप दोनों जैसे विद्वानों को बुलाया और हमें लगता है कि बहुत सारगर्भित चर्चा हुई। इसके तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों को समझने में सहूलियत हुई होगी, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। लाउटी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। विराग गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए।